सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ सखी सहेली में मंच साझा कर रही है आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, और आपको तो नमस्कार है ही, साथ ही हमारी जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी सखा हैं, सभी को आरती श्रीवास्तव का बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। और क्या बात है भैया, तुम्हारे हाथों में सावन झलक रहा है। देख ली मेहंदी? कैसी लगी डिजाइन? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे भी आपकी बहुत अच्छी लगी डिजाइन। अब सावन का महीना है तो जितनी भी लड़कियां, जितनी भी महिलाएं, सभी को ये रहता है ना कि मेहंदी लगाएं, कौन सा डिजाइन बनाएं, कहीं ना कहीं से देख के किसी से बनवाएं, सखी को बुलाएं। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है इस महीने में। और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है ना। तो क्यों ना सबसे पहले हम विषय बता देते हैं। बिल्कुल, आज के हम जो विषय हम लेके आए अपने सखियों के लिए, अपने सखाओं के लिए, वो है, पहले तो हम लेके आए हैं पति पत्नी की नोक झोंक, जो अक्सर हर घर में होती है। चाहे कितना भी आप छिपाना चाहे, लेकिन कभी पता चल जाता है, नोक झोंक हो जाती है। सखियों में भी ज्यादा बोलेंगे, तुम कम बोलना। हाँ, ये तो है, हो जाता है ना। बस लेकिन हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, सही बात है। तो अगला विषय है हमारा, आज है दिन विशेष के अंतर्गत असहयोग आंदोलन दिवस है, उसके बारे में बात करेंगे। और हमें कहाँ ले चलोगे आरती घुमाने? आज हम चलते हैं रिम्बिक, पश्चिम बंगाल की सैर पर। क्या बात है। और मुझे कुछ कहना है, मैं क्या कहूँगी? कुछ रूठेंगे, कुछ मनाएंगे, कुछ रूठे हुओं को मनाएंगे। क्या बात है। हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक बढ़िया सा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, एक अच्छी सी शुरुआत जी।
बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। बड़े हैं दिल के काले हाँ यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह। मेरी जान वाह 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 वाह। जैसे भले हो सब है खबर तेरो शरारत की नजर। आँखों में आँखें डाल के हम खो गए अब तो जान जिगर। हाँ यही तो थी अभी आप किधर गए। समझो हमें हम जहाँ से गुजर गए। जिसे जी मर गए वाह दीवार। मरना मेरी जिंदगी है दीवाना हूँ प्यार का। तुम भी एक दिन आजमा के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के काले हाँ यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह। मेरी जान तो भाई देखो आपस में कितनी सारी नोक झोंक थी। वाह वाह वाह, है ना? सही बात है। और देखो जब पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बड़ा प्यारा सा होता है। हमेशा दिन रात एक समान नहीं रहते हैं और जैसे बादल गरजते हैं ना, बरसते हैं, बिजली चमकती है और गिरती भी है, घर में गर्मजोशी के साथ गड़गड़ाहट हो जाती है। लेकिन जैसे बादल शांत हो जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है आरती, वैसे ही सब घर में भी शांत हो जाता है। और ऐसा ही कुछ खट्टा मीठा रिश्ता है पति पत्नी का, जिसमें नोक झोंक कब हो जाए पता ही नहीं चलता। तो हमारे भाई साथियों का और सखाओं का जी आज के दिन तारेदार नोक झोंक क्या हुआ, बिल्कुल ये भी बता सकते हैं, है ना? हाँ, और लेकिन वैसे भी देखिए जब तक खट्टी मीठी नोकझोंक नहीं हो, पति पत्नी के रिश्ते में वो चटक रंग नहीं आते हैं। और ये खट्टी मीठी नोकझोंक इस रिश्ते में ढेर सारे रंगों से भर देती है इस रिश्ते को। तो और नोकझोंक किसी भी विषय पर हो सकती है, कभी बच्चों को पढ़ाने या डांटने को लेकर हल्की फुल्की तकरार, तो कभी घूमने और शॉपिंग नहीं कराने को लेकर पत्नी जी का मुंह फुला लेना। यही तो है नोकझोंक के रंग। अब ये तो खुद ही समझने की बात है कि जब बड़ी बड़ी कविताएं, छंद, दोहे लिख दिए गए इस शॉपिंग को लेकर, जैसे कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। क्या बात है। अब जितनी भी जो भी हो, अब सारी की नारी हो या नारी की सारी, साड़ी तो पत्नी जी को आपको दिलवानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और जब भी कोई ना महत्वपूर्ण अवसर आता है तो कोई ना कोई होता है कि भाई हमें ये साड़ी लेनी है और नहीं दिलाओ तो भाई नोक झोंक हो जाती, मुंह फुला के बैठ जाती है। हाँ। हम सभी बैठ जाते हैं। हाँ। और इस बात का ख्याल जरूर रखें कि छोटी छोटी तकरार बड़ा रूप ना ले ले। इस खट्टी मीठी में खटास ज्यादा ना हो जाए तो रिश्तों में मतलब दरार आ सकती है अगर हो जाती है। क्योंकि एक सच्चा साथी वही है जो अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है। और जब कोई समस्या होती है तो एक अच्छा साथी, चाहे पति हो या पत्नी, बातचीत को टालने के बजाय तुरंत उसका समाधान करेगा। ऐसा हो जाता है। और कई बार आते हमने ये भी देखा है कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो पति ने कहा कि अच्छा रुको, तुम रूम मान जाओ, मैं तुम्हें आज शाम को चल के कुछ अंगूठी दिलवा दूंगा। तो ऐसा भी मतलब एक है जानने वाला, ऐसा करना ही पड़ता है ना, करना ही पड़ता है फिर मनाने के लिए। और जब कोई फैसला लेना हो तो दोनों को सम्मान पूर्वक एक दूसरे की सलाह लेनी चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसी समझ, सम्मान, विश्वास और एक दूसरे के लिए समय निकालना। इसके अलावा आपसी प्रेम, सहयोग और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी रिश्ते को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार पर टिका होता है। ये बाहरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। और क्योंकि सिर्फ चेहरे की खूबसूरती के ऊपर नहीं टिका होता, क्योंकि पूरी उम्र एक साथ रहना होता है। जब हम अपने साथी से दिल से जुड़ते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं और बिना किसी शर्त साथ निभाते हैं,
तभी वो रिश्ता सच्चा और खास बनता है। बिल्कुल। और हाँ, थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है, लेकिन पहले थोड़ा सा अंदाजा लगा ले कि कहीं पत्नी जी का मूड खराब तो। बिल्कुल। जैसे अगर पत्नी प्यार से पूछे, अजी उठो मैं चाय बना रही हूँ, और पति ये कह दे, मैं कौन सा पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। तो ये सुनकर अगर पत्नी जी का मूड खराब हुआ तो उस दिन चाय से लेकर नाश्ता खाना सभी कुछ पतिदेव के सिर आ सकता है। सोच लीजिए भैया आप लोग। और साथ ही नोकझोंक के बाद पति पत्नी का आपस में बात ना करना, गुस्से में खाना ना खाना सामान्य बात है, लेकिन इनका जल्दी से सुलझा लेना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है। और इसके अलावा जो अहम की लड़ाई होती है वो कभी कभी खत्म नहीं होती है। और आरती, जब नोकझोंक के भी बड़े कई मुद्दे हैं, जैसे जब पति घर के मामले यानी पति के घर के जो रखरखाव करती हैं, उसमें जब पति लापरवाही बरतते हैं, जैसे कि पत्नी ने सब घर ठीक किया है और थोड़ी बार देखा तो पेपर मेज पर बिखरा पड़ा है, तौलिया कुर्सी पर पड़ी है, सोफे के कुशन सही जगह नहीं रखे, चाय का कप रखा हुआ है, मतलब सुबह से मंजरी जी मैं समझ गई आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं, अपना अनुभव आपने साझा किया है। बताने बड़े मजे आते हैं। देखो पंखा और लाइट जल रही है, पतिदेव ने सब फैला कर रखा है, सब नोकझोंक, तब बढ़िया नोकझोंक होती है कि भाई तुम इतना लाइट भी नहीं बंद कर रहे हो, सुबह से ही सब पड़ा हुआ है, तो बिजली भी ज्यादा आएगी, बिल भी ज्यादा आएगा, तो फिर मुझे ही टोकोगे, तो इस तरह की बातें होती है। और पत्नी का जब मौका मिलता है तो पता क्या कहती है, अपने कपड़े धो लिया करो, प्रेस कर लिया करो, घर के काम में हाथ नहीं बटाते, बस आदत देते रहते हो। छुट्टी में देर से उठते हो, कोई 10 हाथ तो है नहीं मेरे, मैं तो जैसे कभी थकती नहीं, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। इस तरह की सारे डायलॉग आपने बोल दिए। और जो भी सुन रहे होंगे सबको लगेगा कि अरे ये तो हमारे घर की बात है, अभी ये तो हमने कभी करके चुके हैं। देखो घर की बात तो है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम कुछ बातें करते हैं। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता, आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे
वार दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई। हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। करो खून तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस इतवार का भी है तिरछी नजर का। यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है। किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो भाई देखो कितनी सारी बातें हो गई हमारे गाने में भी। और आप हमारे संदेश में क्या कह रहे हैं आरती, बताओ संदेश में हमें एक श्रोता है जिन्होंने लिख कर भेजी है कि वो कहती हैं कि नोक झोंक पति पत्नी के बीच चलती रहती है, ये मजेदार तब हो जाती है जब उनमें से कम एक तो हाजिर जवाब हो, जैसे कि मंजरी जी हैं। अच्छा। मेरी सहेली की अपने पति के साथ नोकझोंक हुई कि आप ये लैंप टूटा हुआ है, कितना बुरा लगता है, ठीक करवाइए। पतिदेव बोलते हैं मुझे तो बुरा नहीं लगता, तुम उस दीवार पर क्यों देखती हो, मत देखो उधर। सिंपल सी बात है, उनको कुछ ही समय बाद नए घर में जाना था तो उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन नोक झोंक जरूर हुई होगी, और या उस दिन को चाय नहीं मिली होगी, कुछ तो हुआ ही होगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा जो पति को मौका मिलता है ना, पहले तो पत्नी ने कहा कि भाई ये तुम ऐसे फैला के रखते हो, हाँ। और जब पति को मौका मिलता है तो पति कहते हैं कि जब खर्च कर रोना रोती है पत्नियां, तो पतिदेव उनसे खर्च में कटौती करने को कहते हैं। कितनी शॉपिंग करती हो, जब देखो आज होटल में खाते हैं, लोगों की बर्थडे में कितना महंगा गिफ्ट लेती हो, और पर्स कितने लेती हो, हर महीने तुम्हें पार्लर जाना, ये कोई बात नहीं, जैसी हो ना वैसे ही लगोगी। और इन सब में पैसा खर्च मत करो, कौन देखता है तुम्हें, तुम वैसी जैसी हो वैसी रहोगी। और क्या घड़ी घड़ी मायके फोन करती रहती, इतनी लंबी लंबी देर तक बात करती रहती हो। इतनी सारी बातें, नोक झोंक तो नोक झोंक क्या, इसमें तो बहुत 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 सारी लड़ाई हो सकती है। और आरती जब मैके की बात आ जाती है ना, तो पत्नी कहती है देखो मेरे मैके में मत जाना। हाँ बिल्कुल। तो बस, और फिर वो कहेंगे देखो तुम ऑनलाइन पर कितना शॉपिंग करती हो, जब देखो तुम्हारे हर हफ्ते पार्सल चले आ रहे हैं। तो भाई नोक झोंक का कभी अंत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। दिन में कभी भी हो जाए, बरसात की तरह आती जाती रहती है। जैसे हमारे संदेश बहुत सारे आ गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथी एक लिखते हैं, कहाँ गया संदेश, देखो संदेश भी हमसे नोक झोंक स्क्रॉल कर दिया ना, स्क्रॉल कर दिया। एक हमारे साथी लिखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब दो लोग गंभीर रूप से असहमत होते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नोक झोंक दूसरी ओर आमतौर पर हल्का फुल्का और मजेदार होता है। कुछ लोग नोक झोंक के रिश्ते में मसाले के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक नकारात्मक चीज के रूप में देख सकते हैं। ये सब व्यक्ति की अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर नोक झोंक एक सामान्य और अक्सर स्वस्थ रिश्ते का हिस्सा है। ये पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मजे करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने का एक तरीका होता है। वाकई कई साल गुजर जाने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त जैसे हो जाते हैं, तो दोस्तों में तो जैसा होता है वैसा उनमें होता है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं ना हम लोग, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ बनावटीपन हो। जहाँ बनावटीपन होता है वहां पे सब चीजें होती हैं। एक और हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि पति पत्नी के बीच में ये सब तो चलता ही रहता है। मेरी सोच से इससे कोई बच नहीं पाता। कोई काम हो, कहीं जाना हो, त्योहार हो, परिवार में कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, नोक झोंक तो बनती है। इसके बिना जीवन भी अधूरा ही है। पर आजकल इस नोक झोंक से बच्चे परेशान होते हैं। उनको लगता है कि लड़ाई हो रही है। होती तो है हल्की फुल्की बहस जो थोड़ी देर की होती है, पर वो नहीं समझ पाते। पर जीवन का सच यही है, जब तक बहस नहीं होती कुछ काम होते नहीं है, और कुछ पर दोनों की आपसी सहमति से काम फटाफट हो जाता है। और एक लिखते हैं, सुबह सुबह चाय पे झगड़ा, चीनी ज्यादा या कम हुआ या कमतर हुआ। पत्नी बोली कितनी बार कहा है, पति बोला चलो अब ना करो वार। बर्तन धोने की बारी आई तो पति बोले मेरा तो कमर में दर्द है। पत्नी हंसी, जब फोन उठाते हो तो घंटों तब तो दर्द नहीं होता। इस तरह की बातें इन्होंने लिखकर भेजी है। और इसी तरह आगे हमारे एक और साथी लिखते हैं कि पति पत्नी के बीच लोग
छोटी छोटी मोटी पत्नी के बीच होनी चाहिए नोक झोंक, ताकि रिश्तों में थोड़ा सा खटास और मिठास का जगह बना रहे। कुछ लोगों की आदत होती है कि उसे लोग बहुत बड़ा लंबा खींच लेते हैं, महीने हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, और एक ही घर में रहकर दूर रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी समय ऐसा कुछ मतलब झगड़ा हो जाए तो इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। इस तरह की इन्होंने बातें लिखकर भेजी है हमारे साथी ने। और क्या लिखा रखा भेजा संदेश? एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नोक-झोंक की क्या बात करें, हमारी श्रीमती जी तो अब रही नहीं, लेकिन 56 साल के वैवाहिक जीवन में जब हम पढ़ रहे थे तो वो घर आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद हम नौकरी भी पा गए तो गाड़ी चल निकली। अब युवा दिनों में कैसी नोक-झोंक होती है। उसके शौक पूरे हो रहे थे और हमें पैसे मिल रहे थे तो हाथ कभी तंग नहीं रहा। बच्चे हो गए, वो बड़े हुए और हम कुछ लापरवाह हो रहे थे, लेकिन फिर लाइन पर आ गए। बेटे बेटियों की शादी से निपट गए तो उससे कहता रहा कि हमारा तुम्हारा झगड़ा कब होगा। अब तो नाती पोते सब हो गए हैं। हम स्वस्थ कारण से नौकरी से घर आ गए, तब भी मतलब वो साथ में रहते थे, लेकिन उनकी नोक-झोंक उन्होंने कहा कभी नहीं हुई घर में। और एक साथी लिखते हैं पति पत्नी के बीच नोक-झोंक, जिसे हमारे भाषा में बोला जाता है मियाँ बीबी का झगड़ा। जो बीच में बड़ा सो लफड़ा, जो बीच में पड़ा वो लफड़ा कहा जाता है। एक सामान्य और अक्सर हास्यपूर्ण तरीके से होने वाली बहस या तकरार को कहते हैं। ये एक स्वस्थ रिश्ते का एहसास होता है, जहां दोनों साथी अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं, लेकिन ये सब प्यार का सम्मान करने के दायरे में होता है। पति पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती, जैसे कि घर के काम, पैसे या परिवार के सदस्यों के बारे में। कई बार नोक झोंक हास्यपूर्ण होती है, जिसमें दोनों साथी एक दूसरे से मजाक में चढ़ाते हैं या तंग करते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। दोनों अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करते हुए इस नोक झोंक को सुलझाएं। मियाँ बीबी की लड़ाई, दूध में पड़ी मलाई हटी, लड़ाई खत्म। क्या बात है। और चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे। अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन की रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी
चिंगारी मेरा दिल जला। तो भाई देखो वो लोग तो एक दूसरे को मना ही रहे हैं और लेकिन मंजरी जी, मैं नहीं मानने वाली हूँ जब तक आप मुझे पर्यटन के लिए घुमाने के लिए लेके जाने वाली हो ना। मैं नहीं मानने वाली हूँ। नहीं, चलो चलो चलो, रूठो मत। पर्यटन पे हमको ले चलो, हमारे साथ साथ सबको ले चलो। बिल्कुल, उस जगह की हम इतनी खासियत बताएंगे ना कि सबको लगेगा बस हम भी अपने सामान पैक कर लें, बस चल पड़े यहाँ से। सारे टिकट के पैसे तुमसे लेंगे, सोच लो। अरे कोई बात नहीं, चलो बताओ। तो जो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जगह है रिम्बिक, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर रिम्बिक प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच से भरपूर बहुत ही कम देखी गई जगहों में से एक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है स्थित और रिम्बिक समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के घने जंगल, बादलों से ढकी घाटियों के खूबसूरत नजारे बेहद मनमोहक लगते हैं। यहाँ के लकड़ी के पुराने घर, फूलों से सजी बालकनी और दूर तक फैला हुआ धुंध निशब्द कर देता है। यहाँ सुबह के समय ऐसा लगता है मानो कि घाटियों पर बादलों की चादर बिछ गई हो। यहाँ के लोकल बाजारों में घूमकर हमें गांव की संस्कृति को पास से जानने का मौका भी मिलता है। और मंजरी जी, जो लकड़ी के घर होते हैं उनकी बालकनी में फूल लगे हुए, ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी कोई चित्र सा देख रहे हो, है ना? बिल्कुल, बहुत सुंदर लगती है ऐसी जगह। जब तुम पढ़ रही थी तो मैं उसी कल्पना में खो रही थी। और आरती, यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट तिब्बती मोमोज और थुपका मिलते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये गांव सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के किनारे स्थित है। रिम्बिक भारत नेपाल सीमा के पास है। ये पर्वतों की श्रृंखलाओं, जंगलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। ट्रैकिंग के शौकीन संदकफू ट्रैक पर जाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध ट्रैक है। संदकफू से पूर्व की ओर 2 पहाड़ियां नीचे की ओर जाती हैं। एक कोले पोखरी के पास से शुरू होकर सीधे टिम्बक तक पहुंचती है और दूसरी पहाड़ियां संदकफू से शुरू होकर गुरदुम और श्रीखोला तक जाती है और वहां से रिम्बिक तक जाती है। क्या बिल्कुल। और जब जैसे आपने कहा ना कि ये तिब्बती मोमोज, तो मुझे चाय और मोमोज के बारे में मैं सोचने लग गई। अभी ना करो, अभी प्रोग्राम करना है, उसके बाद सिखाना। रिम्बिक का हम बात करें तो रिम्बिक का मुख्य आकर्षण है कंचनजंगा के बेहद सुंदर दृश्य। और हाँ, बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक महत्व के कारण कंचनजंगा की उच्चतम चोटी पर चढ़ने की ट्रैकर्स को अनुमति नहीं है। ये आपको बता दें हम। लेकिन यहाँ के सुंदर दृश्यों को देखकर प्रकृति की सत्ता की अनुभूति होती है। रिम्बिक अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों से भी समृद्ध है। रिम्बिक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क स्थित है। ये कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ हम लाल पांडा और बर्फीला तेंदुआ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जंगली भेड़िया और साइबेरियाई बाघों को भी देखा जा सकता है, जो कि एक शानदार अनुभव देता है। बिल्कुल। और इसके अलावा रिम्बिक में कुछ किलोमीटर दूर धीरधाम मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो देखने लायक है। ये जो मंदिर है वो अपने अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाना जाता है। और ये एक बेहद अद्भुत सुंदर मंदिर है और जिसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां भी मौजूद हैं। तो आती हम और भी इस पर बात करेंगे, लेकिन समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे रिम्बिक के बारे में, और ये बता रहे थे कि जिसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां मौजूद है उस मंदिर में, और यहाँ जाना एक खूबसूरत अनुभव देता है। पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों से होते हुए संदकफू फालतू के ट्रैक पर ट्रैकिंग करते हुए सुंदर चीड़ देवदार के पेड़ों से घिरे प्राकृतिक सुंदरता से भरे रास्ते का आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासियों के आतिथ्य का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। बिल्कुल, ये
संदकफू फालुत जो भी है ट्रैक है, बहुत ही प्रसिद्ध ट्रैक है यहाँ का, सबसे प्रसिद्ध ट्रैक माना जाता है। और रिम्बिक एक सांस्कृतिक संगम है जहाँ लेपचा, भूटिया, शेरपा और तमांग जैसे विविध जातीय समुदाय निवास करते हैं। प्रत्येक समुदाय अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं को साथ लेकर आता है, जो एक विशाल विरासत बनाता है। मठों और मंदिरों में जाकर स्थानीय संस्कृति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पुरानी प्रथाओं और अनुष्ठानों को देखा जा सकता है, जो कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति की विरासत को बखूबी दर्शाता है। और यहाँ के मौसम की बात करें आरती, तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है। गर्मियों का औसत तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान 9 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। रिम्बिक में ठहरने का केवल एक ही विकल्प रहता है, वो है होम स्टे। यहाँ पर खाना स्थानीय स्तर पर मिलता है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प शामिल हैं। यहाँ पहुँचने की बात करें तो रिम्बिक का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन आसपास के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है। तो चलिए रिम्बिक को अपनी पर्यटन की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए और हम आगे बढ़ते हैं। ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला ताल महिमा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था, तो वो मैं बैठ के ट्राई करते रहता था दिन भर। तो उसमें से उनको पता चला कि लय में, तबले में इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। तो जरूर सुनिए श्रृंखला ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में 1 अगस्त से सिर्फ विविध भारती पर। निगाहें मेरी तुम कहीं
तो अब हम बात करते हैं मंजरीत जी असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधी जी का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर ही फलता फूलता है। अगर भारतीय अपना समर्थन वापस ले लें तो ब्रिटिश सरकार अपनी शक्ति को खो देगी। बिल्कुल। और गांधी जी ने कुछ प्रमुख मुद्दों पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत संबंधी गलतियां और स्वराज की मांग। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बदलाव ला दिया, साथ ही लाखों लोगों को औपनिवेशिक शासन का अहिंसक तरीके से विरोध करने को प्रेरित किया। जी, इस आंदोलन की मुख्य बात थी ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मान का त्याग करना। स्कूलों, अदालतों, सिविल सेवाओं, विधान परिषदों और विदेशी वस्तुओं सहित ब्रिटिश संचालित संस्थाओं का बहिष्कार करना शामिल था। इस आंदोलन के जरिए स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित करने, मध्यस्थता न्यायालयों की स्थापना करने और ब्रिटिश वस्त्रों के विकल्प के रूप में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का बहुत ही व्यापक असर हुआ और शहर, गांव, हर जगह जनता इसमें शामिल हो गई। कई लोगों ने स्वदेशी को अपनाया और विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का त्याग कर दिया। इतिहास में असहयोग आंदोलन सबसे बड़े और व्यापक असर करने वाले आंदोलन के रूप में दर्ज है और बहुत से सारे साथियों ने इसमें योगदान दिया, तो हम उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल। और देखो, जब बात आती ना आरती की, जब किसी को देखते हैं तो क्या बात होती है कि जब से तुम्हें देखा है तो आंखों में तुम ही तुम, ऐसी बातें होती है। तो इसमें तो सामने वाला खुश हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ नहीं कहते तो रूठ जाते हैं। लेकिन हमारा जो गाना है ना, वो क्या कहता है, ये सुन लेते हैं। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छान लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छान लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से पाया है तुम्हें, भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें, हर नजारा है जवां। जब से पाया है तुम्हें, भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें, हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो।
चलते ही रहें, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहें, दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहें, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहें, साथ चलते ही रहें। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम। तो आरती देखो भाई, रूठना और मनाना पे हमारे साथियों ने बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं, किसी भी रिश्ते में रूठना मनाना होता ही है, लेकिन कभी ज्यादा देर रूठे ना रहें। जब कोई मनाए तो मान भी जाना चाहिए, इससे रिश्ते मीठे रहते हैं। क्योंकि ज्यादा देर रूठे रहने से सामने वाला भी कंटाल के मानना छोड़ देता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। मतलब मनाना ही छोड़ देता है, वो परेशान हो जाता है मना के। रूठना मनाना तो देखो युगों से चला आ रहा है। बिल्कुल। इसमें वात्सल, प्रेम, अहंकार, क्रोध, घृणा तक आ जाते हैं। और आरती, माता यशोदा का कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव में रूठना और मनाना कितना मनमोहक होता है। सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जय हो लोट धरन पर अबही तेरी गोद न ऐ हो, सूर्य को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गोहइयो, हवे पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। कितनी अच्छी सी बात है। बहुत प्यारी। और इसमें श्री कृष्ण जी है, वो कह रहे कि मैया मैं तो ये चंद्र खिलौना लूंगा, जिद पे आ जाते हैं एकदम। हाँ, और यदि तू इसे नहीं देगी तो अभी जमीन पर लूट जाऊंगा। बहुत अच्छा। और तेरी गोद नहीं आऊंगा, ना तो गैया का दूध पीऊंगा, न सिर में चोटियां गुथवाऊंगा, मैं अपने नंद बाबा का पुत्र बनूंगा, तेरा बेटा नहीं खिलाऊंगा। कितनी भाव भरी बातें हैं उनके बचपन की। तो ये तो आपने बताई अभी उस समय की बात। आज का दौर बदल गया है। अब कुछ लोग रूठने को बवाल मानने लगे। कोई मनाने वाला कहता है, बेवजह बस बवाल करते हो, जिंदगी को मुहाल करते हो, ना किसी का ख्याल करते हो, तुम भी कितने सवाल करते हो। क्या बात है। और वहीं जो रूठने वाला है तो वो कहता है, जी दुखाते हो पहले जी भर कर, बाद मन में मलाल करते हो, इतना ही नहीं शिकायत भी करते हैं, अश्क देते हो पहले आंखों को, बाद हाजिर रुमाल करते हो, खुद ही बर्खास्त करते हो दिल से, खुद ही वापस बहाल करते हो, और अब बस मान जाने को तैयार। कोई कहता है, जब नजर को नजर समझती है, लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो, मुझ पर केवल सितम सितम केवल, गैर को ही निहाल करते हो। और मनाने वाले हंसकर कहते हैं, पल में शोला तो पल में शबनम हो, तुम भी सचमुच कमाल करते हो। कितनी अच्छी सी बात लिखकर तुमने बताई है और बड़ा अच्छा लगा। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि रूठना मत, हमें मनाना नहीं आता, दूर मत जाना, हमें बुलाना नहीं आता, आप भूल जाओ आपकी मर्जी, पर हमें तो भुलाना भी नहीं आता। अरे वाह, क्या बात है। हम भी कहाँ भूलने वाले हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी भी रिश्ते में रूठना मनाना होता ही है, लेकिन कभी ज्यादा देर तक रूठे मत रहिए। और साथ ही एक श्रोता जो कहते हैं कि रूठने मनाने के मौके परिवार में अक्सर आते रहते हैं। बच्चों के रूठने की एक आदत सी होती है, उनकी जिद के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। अब रही पति पत्नी के रूठने मनाने की बात, तो अक्सर मर्द जात और अक्सर बीवी कोई काम करती नजर आती हैं, तभी ऐसी फरमाइश कर देंगे जो वो काम छोड़कर आने वाली नहीं है, और जनाब को गुस्सा आ गया तो वो एक मतलब इस तरह से चीजें करने लगते हैं। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना है, रूठना मनाना, भाई ये विषय दाम्पत्य में रहते हुए भी दाम्पत्य से अलग भी है, और यह उम्मीद भी रखता है कि रूठा है तो मना लेंगे, फिर भी ना माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। जी हाँ, इस प्रकार रूठे हुए बच्चे मान सकते हैं, बड़े नहीं। उनका रूठना मनाना कुछ अलग ही हुआ करता है, और कभी कभी तो ऊंचे और महंगे गिफ्ट से भी नहीं मानते। भले ही कोई गाता रहे कि कब तक हुजूर रूठे रहोगे, प्यार के आंखों में भर के आंखों में प्यार। जी हाँ, इसीलिए तो जो भी रूठना मनाना हो, यदि वो अपनी सीमा में है तो बहुत ही प्रिय है, और सीमा लागते हैं तो सभी जानते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता हैं मंजरी जी जो लिखते हैं कि कभी कभी रूठना भी जरूरी है, क्योंकि पता तो चले हमें मनाने वाला भी कोई है। क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि रूठना मनाना, मैं दूसरों की क्या बोलूं, मैं खुद बार बार रूठ जाती हूँ छोटी छोटी बातों पर। घर में सब परेशान हो जाते हैं मेरे रूठने से। मैं जब रूठती हूँ तो खाना ही छोड़ देती हूँ,
भाई ऐसा मत कीजिए। इसीलिए मेरी मम्मी पापा जी परेशान हो जाते हैं घर में, जहाँ कोई मेरे खिलाफ जरा सा बोला नहीं बस मेरा मुंह फूल जाता है। मेरा भाई बोलता है लो चलिए आपको भवन में, ये बात तो सही बात है, याद दिला दी। बिल्कुल ऐसा बचपन में होता था। और अभी मेरी भतीजी का भी वही हाल है, जब मैं उस पर गुस्सा होती तो मेरा भाई बोलता है कि अब गुस्सा क्यों करती हो, सोचो तुम्हारे रूठने से हम लोग को कैसा लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे चोट करी। सही बात है। तो मंजरी जी अब हम कुछ एक गीत सुन लेते हैं। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे प्रिया मन में तुरी है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, चुंदरी मंगई बे तोरी चुंदरी मंगई बे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, भोर भई तो बिसर गई बतिया, हाँ भोर भई तो बिसर गई, हाँ बिसर गई, हाय राम बिसर गई बतिया, ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे। ओ ना मानू ना मानू ना मानू बतिया, ना मानू हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले पिया, मुख से न बोले। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले, अपनी गरज पे लगाए ले छतिया, राम लगाए ले छतिया, ना मानू रे। ओ ना मानू ना मानू ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे पिया मन में तुरी है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे। तो भाई तुम आरती तुम पढ़ोगी नहीं तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। संदेश जल्दी से पढ़ो, क्या है? तो हमारी श्रोता कहती हैं कि रूठना और मनाना जीवन का एक स्वाभाविक क्रम है, इसके बिना जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती, लेकिन रूठने और मनाने की एक सीमा होती है। सभी समझदार लोग रूठे हुए को फौरन और बार बार मनाने की सलाह देते हैं। बिल्कुल माननी चाहिए। हमारे साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना आपसी नोकझोंक इस नाजुक कृति से जीवन की मधुरता बढ़ जाती है। जहाँ प्यार है, अपनापन है, वही रूठने मनाने का सिलसिला चलता है। रूठने के लिए मामूली कारण भी हो जाता है, मनाने पर मजबूर करता है। मनाने के कई मनोरम तरीके होते हैं, कान पकड़ना, माफी मांगना, गीत गाना, जोक सुनाना। अक्सर छोटा बच्चा चॉकलेट से, दोस्त छोटी पार्टी से, सहेली गुलाब के फूल से, माँ बच्चे के रोने से और जीवन साथी हल्की सी मुस्कान देखकर रुसवाई छोड़ देते हैं, मान जाते हैं। लेकिन युवा प्यार करने वालों के लिए गिले शिकवे ना बाबा ना, उनके लिए तो कहा गया है कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। एक और हमारी श्रोता है मंजरी जी जो कहते हैं कि रूठना और मनाना जीवन से जुड़ा एक स्वाभाविक क्रम है। एक गुजराती मुहावरा है, घर होए त्या वासन खखड़े, मतलब घर हो वहाँ बर्तन आपस में टकराने पर खनकते ही हैं। जरूरी भी है, इसके बिना जीवन नैया पार नहीं हो सकती। रूठने और मनाने की भी एक सीमा होती है, सीमा का उल्लंघन करना खतरे से खाली नहीं होता। समझदार लोग रूठे हुए के फौरन मनाने की सलाह देते हुए कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो
तो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको भी मनाना आता है। अगर यही सब चीजें उन्होंने बोली हैं। क्या बात है। और एक लिखते कोई हैं, रूठ जाए तो मना लीजिए। आरती, रूठना और मनाना एक सामान्य मानवीय अनुभव है जो अक्सर करीबी रिश्तों में, खासकर प्यार और दोस्ती में होता है। रूठना मतलब किसी बात पर नाराज होकर बात बंद कर देना, और मनाना मतलब उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करना। भाई जब देखो घर में कोई रूठता उठता है ना, तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अब क्या किया जाए। एक तो रूठा पड़ा है, तो कई बार वो क्या होता है कि भूख लगने लग जाती है। अब वो तो रूठे पड़े, उन्हें तो कुछ खाना नहीं है। हाँ, ये तो है। तो हम तो सोचते हैं भैया अपना खा लो बना के, ऐसी खुशबू उड़ाओ बनाने की अच्छी उनकी पसंद की, हाँ, कि नाक में जाए तो गुस्सा खुद ही दूर हो जाए। बिल्कुल, उस खुशबू से खींचे चले आए। क्योंकि पेट से रास्ता जाता है ना, कहते हैं बनाने के लिए खाना अच्छा बनाओ तो महक उड़ेगी, है ना। तो इसी तरह हमारे और साथी लिखते हैं कि रूठना मनाना एक दूसरे को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति रूठता है तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और जब हम उसे मनाते हैं तो हम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूठना मनाना एक स्वस्थ सीमा के भीतर होना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति बार बार रूठता है और उसे मनाना मुश्किल हो जाता है तो ये एक समस्या हो सकती है। इस मामले में समस्या को पहचानना और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। संक्षेप में, रूठना मनाना रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, समझ और प्रेम बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भूल रही हैं, रूठ न जाए कहीं बाकी लोग। गीत सुनवाइए। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी, आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई, प्यार की कितना गरी, दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे, दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं, लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ, हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो जो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। तो
मंजीर जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये विषय दाम्पत्य में रहते हुए भी दाम्पत्य से अलग भी है और ये उम्मीद भी रखता है कि रूठा है तो मना लेंगे, फिर भी ना माना तो दे के खिलौना बहला लेंगे। जी हाँ, इस प्रकार रूठे हुए बच्चे मान सकते हैं, बड़े नहीं। उनका रूठना मनाना कुछ अलग हुआ करता है। कभी कभी तो ऊंचे और महंगे गिफ्ट से भी नहीं मानते हैं, भले ही कोई गाता रहे कि कब तक हुजूर रूठे रहोगे भर के आंखों में प्यार। जी हाँ, इसके लिए जो भी रूठना मनाना हो यदि अपनी सीमा के अंदर हो तो प्रिय लगता है, नहीं तो सीमा लांघते ही तो सब जानते हैं क्या हो जाता है। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, रूठने और मनाने की प्रक्रिया रिश्तों में भावनात्मक गहराई लाती है। जब हम किसी को मनाते हैं तो हम न केवल उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि हम अपने अहंकार को भी त्यागते हैं और ये एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी है। बिल्कुल। और सुन लेते हैं गीत। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सिखाया तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत। तो आरती समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।